नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, इसका फरवरी 2025 माह का जो संस्करण है वो मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस मैगजीन में दिसंबर 2024 के जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उनको जो है संकलित किया जाता है। तो आज मैं इस सेक्शन में, इस मैगजीन से जो अंतरिक्ष विज्ञान का सेक्शन है उसको जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसके पहले भी मैं कई जो इसके सेक्शंस को है वो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो है अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उनको देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो आप जो है उनको डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फरवरी 2025 नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको आप खोल करके देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो ये इसके जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं, इनके जो वीडियो हैं वो आपके पास समय से पहुंचते रहें और आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जो है साथ साथ जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उनके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होता रहे। तो चलिए मित्रों, देखते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान पे जो इस मैगजीन का जो पहला टॉपिक दिया हुआ है वो दिया है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। 30 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। ये जो स्पेडेक्स मिशन था उसी के अंतर्गत ये जो है स्पेस डॉकिंग, ये स्पेस डॉकिंग का फुल फॉर्म ही स्पेडेक्स मिशन था। इसका जो उद्देश्य था वो था बाह्य कक्षा में अंतरिक्ष यान को डॉक करना, अनडॉक करना और उससे संबंधित कार्यों का परीक्षण करना। अर्थात ये जो जब हम भारत जो है आने वाले दिनों में अपना स्पेस जो है वहां पर सेंटर बनाएगा अंतरिक्ष में, तो जब यहाँ से अंतरिक्ष यान जाएंगे तो वहां पर उनको जो स्पेस स्टेशन है उससे रुकना भी पड़ेगा, उससे अपने आप को जोड़ना भी पड़ेगा, जिससे जो हमारे स्पेस यात्री जाएं वो उतर करके उसमें जा सके और आने वाले उसके साथ आ सके। तो जो स्पेस स्टेशन से जो जुड़ना है उसको डॉकिंग कहते हैं और जो अलग होना है उसको अनडॉकिंग कहते हैं। तो मित्रों, इसी की ओर भारत ने अपना कदम बढ़ाया है। अंतरिक्ष यान को डॉक और अनडॉक करना एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें सटीक नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये जो भारत की जो एजेंसी इसरो है इसकी पूरी दुनिया में बहुत तारीफ हो रही है। इसमें जो यान के अनडॉकिंग के बाद पेलोड का संचालन आदि प्रयोग भी किए जाते हैं। यह प्रक्रिया स्पेस रोबोटिक्स के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसरो लगातार जो है स्पेस रोबोटिक्स के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा है और लगातार नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये जो स्पेडेक्स मिशन है इसमें 2 छोटे अंतरिक्ष यान शामिल किए गए हैं। दोनों का वजन लगभग 220 किलोग्राम है और पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर कक्षा में ये चक्कर लगा रहे हैं। इसमें एक को चेजर कहा गया है और दूसरे को टारगेट कहा गया है। अर्थात टारगेट वो है जो स्थिर रहेगा और चेजर जो है उसके पास जाकर के उसमें डॉक करेगा और उसमें से बाहर निकलेगा। ये दोनों समान गति से एक साथ एक ही कक्षा में स्थापित किए गए हैं और एक दूसरे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस जो ये डॉक अनडॉक की जब हम जो है इसमें कुशलता हासिल कर लेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और उसका संचालन, जो गगनयान प्रोजेक्ट है, चंद्रयान 4, मंगलयान, ये सभी जो अभियान है इनमें बहुत ही जो है मदद मिलेगी। इसके बाद जो है जो ये स्पेडेक्स मिशन भारत का सफल हुआ है, इसके ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है जिसके पास स्पेस में डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। अभी तक अमेरिका के पास, रूस के पास और चीन, 3 ऐसे देश हैं जिनके पास स्पेस में डॉकिंग और अनडॉकिंग की तकनीक जो है मौजूद है। जो चंद्रयान 4 मिशन है भारत का, इसके तहत 2 रॉकेट जो है LMV-3 और PSLV के जरिए अलग अलग उपकरणों के 2 सेट चंद्रमा पर भेजेगा, जो चंद्रमा से जो ऊपर उतरेंगे और मिट्टी और चट्टानों के नमूने लेकर के यहाँ पर आएंगे, जिससे यहाँ पर जो देश के जो भूवैज्ञानिक हैं वो उसका पूरा जो है सटीकता के साथ अध्ययन कर सके। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और गगनयान मिशन। एक्चुअली भारत का जो गगनयान मिशन है जिसमें जो मानव जो है अंतरिक्ष में भेजेगा, 3 मानवों को जो है भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाना है, उसके जो कुछ क्रियान्वयन के लिए अलग अलग एजेंसी
के पास जो जो एक्सपर्टाइज है, तो भारत ने अलग अलग स्पेस एजेंसी से समन्वय किया है। उसमें जो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है उसके साथ भी कुछ जो है हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, उसी को हम देखते हैं। 4 दिसंबर 2024 को जो इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान मिशन के लिए ग्राउंड ट्रैकिंग सहायता के लिए एक तकनीकी कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर किया है। इसमें जो यूरोपीय एजेंसी है ग्राउंड स्टेशन सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इसके माध्यम से गगनयान मिशन के दौरान ऑर्बिटर मॉड्यूल के साथ निरंतर डेटा प्रवाह और संचार सुनिश्चित हो सकेगा। और जो गगनयान जब ऊपर जाएगा तो उस पर जो है सही से निगरानी जो है रखी जा सकेगी। इस काम में जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है वो इसरो की सहायता करेगा। ये गगनयान मिशन है क्या? ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है जो इसरो के द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है क्योंकि भारत का लक्ष्य है अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, जहां पर भारत के साइंटिस्ट जाकर के रिसर्च का काम कर सके। इस मिशन में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा और 3 दिनों तक वो लोग अंतरिक्ष में रहेंगे। और इसके तहत 2 मानव रहित मिशन और 1 मानव युक्त मिशन को मंजूरी दी गई है। गगनयान के तहत गगनयान मिशन को सफल बनाने के लिए जो इसरो है उसने कई देशों के साथ सहयोग जो है कोलैबोरेशन कर रहा है। जैसे जो रूस की यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में जो ये अंतरिक्ष यात्री गगनयान के माध्यम से जाने वाले हैं, इनको नाम दिया गया है गगननॉट्स। एरोनॉट की जगह गगननॉट्स कहा गया है। वो रूस की यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट प्रशिक्षण सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जहां पर इनको माइक्रोग्रेविटी, आपातकालीन स्थितियां और अंतरिक्ष में जीवन यापन से संबंधित जो है कौशल सिखाए गए हैं। वहीं पर जो फ्रांस की एजेंसी है उसने अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य निगरानी और चिकित्सा सहायता के लिए जो है भारत के जो इसरो है उसकी हेल्प की है। फ्रांस ने गगनयान के लिए एक स्पेस ग्रेड मेडिकल उपकरणों की जो है माइक्रोग्रेविटी में अनुसंधान के उपकरण विकसित करने में जो है इसरो का सहयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त जो अमेरिका की एजेंसी है नासा, उसने अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में जो अनुभव है उसका जो है लाभ लिया गया है। यात्रियों के प्रशिक्षण, अंतरिक्ष में सुरक्षा प्रणाली, इन सब चीजों में अमेरिका को जो है विशेषज्ञता है, तो इसमें अमेरिका की मदद ली गई है। इसके अलावा जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, उसने गगनयान के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के विकास में योगदान किया है। अब आप देख सकते हैं जापान है, फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है। एक और एजेंसी है जिसने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन चूंकि भारत के संबंध अब उससे ऐसे नहीं है कि हम उसका सहयोग ले सकें, नहीं तो जो चाइना है उसकी एजेंसी ने भी काफी अच्छा काम किया है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, लेकिन उससे हमने अभी तक कोई कोलैबोरेशन नहीं किया है। तो चलिए मित्रों, तीसरा जो पॉइंट है इसमें अंतरिक्ष विज्ञान में, उसमें है डार्क धूमकेतु की जो है पहचान। डार्क धूमकेतु की पहचान अभी तक नहीं हो पाती थी बहुत अच्छे से, तो उसकी पहचान करने के लिए एक नई तकनीक खोजी गई है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इस जो उसमें प्रकाशित जो है एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ है जिसमें नासा के जो रिसर्चर हैं उन्होंने 7 अतिरिक्त डार्क धूमकेतुओं की पहचान की है। इंग्लिश में धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं। जो नासा द्वारा खोजे गए डार्क धूमकेतु हैं उनकी संख्या अब टोटल जो है 14 हो गई है। ये जो अब तक ज्ञात जो ये डार्क कॉमेट हैं ये अलग अलग समूहों में पाए गए हैं। इनका एक समूह जो आकार में बड़ा है और बाह्य सौरमंडल में पाया जाता है। इसके अलावा छोटे धूमकेतुओं का एक जो समूह है वो सौरमंडल के अंदर ही जो स्थित है, उसमें जो है आंतरिक सौरमंडल में स्थित है। जो डार्क धूमकेतु है ये है क्या? ये जो धूमकेतु होते हैं ये बर्फ, धूल, गैस और कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होते हैं। लेकिन जो डार्क धूमकेतु होते हैं वो इनसे थोड़ा सा अलग होते हैं। उसमें जो है ये ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी सतह पर धूल और कार्बन ये ज्यादा पाया जाता है और जो बर्फ है वो नहीं पाई जाती या बहुत नाम मात्र को पाई जाती है, जिसके कारण बर्फ न पाने के कारण इनका जो एल्बिडो है वो बहुत कम होता है। अर्थात वो प्रकाश को, सारा प्रकाश अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं
बाहर परावर्तित नहीं करते, रिफ्लेक्ट नहीं करते। इसी के कारण ये जो है इनको सामान्य जो जो टेलीस्कोप है उनसे देख पाना या ढूंढ पाना संभव नहीं होता है। ये प्रकाश को लगभग पूरी तरह से अवशोषित कर लेते हैं और ये नॉर्मल तरीके से दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। जो डार्क धूमकेतु होते हैं, जो नॉर्मल धूमकेतु होते हैं, वो कैसे दिखाई पड़ते हैं कि जो धूमकेतु के ऊपर बर्फ जमी हुई होती है, जब वो हमारे सौर मंडल में और सूर्य के नजदीक पहुंचते हैं तो गर्मी के कारण जो उनकी बर्फ है वो पिघल जाती है और भाप बन जाती है, और जब वो धूमकेतु चलते हैं तो वो पीछे पूंछ की तरह दिखाई देते हैं। इनको हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। लेकिन चूंकि जो ये डार्क कॉमेट है, इन पर गैस और बर्फ की जो परत है वो काफी पतली होती है, या जो काले पदार्थ हैं वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो जब ये सूर्य के पास आते हैं तो इनमें जो पूंछ है वो कम बनती है और ये दिखाई ही नहीं देते हैं। तो अब है क्या कि वैसे जो ये पूंछ है, पूंछ अपने आप में बता देती है कि ये कॉमेट जा रहा है, लेकिन अब इनको जो है जानने के लिए जो है जो इंफ्रारेड और रेडियो टेलीस्कोप जैसे विशेष उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इसमें जो उसकी जो पूंछ नहीं बनती है, इसके बावजूद जो है इंफ्रारेड और जो रेडियो टेलीस्कोप है उससे जो है इनको ढूंढा जा सकता है। जो सामान्य धूमकेतु होते हैं उनके विपरीत डार्क धूमकेतु अपनी कक्षा में विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वो इधर उधर माइग्रेट करते हैं। ये जो दिखाई है आसानी से दिखाई नहीं देते, इसलिए कभी कभी ये पृथ्वी के लिए जो है एक संभावित खतरा हो सकते हैं, और अगर ये न दिखाई दे और पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगे तो ये पृथ्वी के लिए एक खतरा बन सकते हैं। हाल ही में ये प्रश्न है इसी डार्क धूमकेतु पे कि हाल ही में खबरों में रहे ओमुआ आमुआ के संबंध में कथनों पर विचार करिए। इसमें जो पहला कथन है कि 2017 में नासा ने जो है सबसे पहले सौर मंडल के बाहर जो है जो जिस चीज की खोज की थी वो ओमुआमुआ ही था, तो ये बिल्कुल सही है। यह ठोस धातु या पत्थर के समान प्रतीत होता है, ये भी सही है, अर्थात इसके जो दोनों ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ओमुआमुआ जो है ये एक डार्क जो है धूमकेतु है, डार्क कॉमेट है, और जो भारत का जो हमारा सौर मंडल है उसके बाहर ये खोजी गई पहली चीज थी, और ये ठोस जो है धातु या पत्थर का जैसा दिखाई देता है। अगला जो पॉइंट है हमारा अंतरिक्ष विज्ञान में है वो है ब्लैक होल और प्रकाश की ध्वनि। ये एक जर्नल है द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल्स लेटर्स। इसमें एक रिसर्च जो है प्रकाशित हुई है जिसमें ब्लैक होल के गुणों को मापने का नया तरीका बताया गया है। इस विधि में जो ब्लैक होल से टकराकर उत्पन्न प्रकाश की प्रतिध्वनियां हैं उनका विश्लेषण करके जो ये हमारा ब्लैक होल है उसके बारे में पता लगाया जाता है क्या कि ब्लैक होल के पास से गुजरने वाला जो प्रकाश है वो विभिन्न रास्तों से गुजर सकता है। कुछ जो है प्रकाश वो सीधे पहुंचती है, और जबकि जो कुछ जो प्रकाश की किरणें हैं वो ब्लैक होल के चारों तरफ घूमने के बाद वापस आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लैक होल है उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। जब प्रकाश उसके पास से गुजरता है तो उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण होगा कि वो प्रकाश को भी अपने में अवशोषित कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता। जो कुछ जो थोड़ा दूर होती है वो उसका जैसे ऑर्बिट में चक्कर लगा के तब बाहर निकल पाता है। तो ये इसकी जो इस विशेषता का लाभ जो है ये ब्लैक होल की जो अध्ययन है उसमें काफी उपयोगी है। शोधकर्ताओं के अनुसार जो गुरुत्वीय लेंसिंग है, ये जो प्रकाश की जो रेज हैं और ये ब्लैक होल का चक्कर लगाने के बाद वापस आती हैं, इसको नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इससे प्रकाश की प्रतिध्वनियां उत्पन्न होती हैं जब प्रकाश ब्लैक होल के पास से गुजरता है। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश मुड़ जाता है, इसी को गुरुत्वीय लेंसिंग कहते हैं। ये ब्लैक होल क्या है? यह अत्यधिक सघन खगोलीय पिंड है जो अंतरिक्ष और समय को विकृत करता है। ये इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण होता है कि हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है, यहां तक प्रकाश को भी। ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? तो जब कोई एक विशाल तारा मैसिव स्टार अपने जीवन के अंत चरण में आता है, और आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो उसका फ्यूल है और हीलियम उसका प्रोडक्ट है,
तो जब उसका पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो वो अंदर ही जो है पूरा संकुचित हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो इस प्रक्रिया में उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसी को हम ब्लैक होल कहते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका और है कि जब दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं तो भी ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है। और ब्लैक होल को उनके द्रव्यमान और आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल है तो मैसिव, स्मॉल है तो स्मॉलर, इस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया जाता है। ब्लैक होल सीधे आंखों से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि वो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं। ये ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाली गैस, धूल जो उत्पन्न होती है, उसी को केवल टेलीस्कोप से देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो धूल और जो रेडिएशन है ये ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर काट रही है। जब ब्लैक होल टकराते हैं, आपस में मर्ज करते हैं, तो गुरुत्वीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। और ब्लैक होल के पास अगर कोई तारा है तो ब्लैक होल उसके भी पदार्थ को खींचने का प्रयास करते हैं, और ये प्रक्रिया जो एक्सरे विकिरण उत्पन्न करती है, इसी को वैज्ञानिक देख करके ये समझ पाते हैं कि यहाँ पर कोई ब्लैक होल है। नहीं तो ब्लैक होल किसी भी तरीके से देखना संभव नहीं है। ये जो गुरुत्वाकर्षण अभी लेंसिंग हम लोगों ने पढ़ा था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय लेंसिंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है? नहीं, ये गलत है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई विशाल खगोलीय पिंड जैसे गैलेक्सी या ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित होता है तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति आसपास के अंतरिक्ष समय और संरचना को विकृत कर देती है। बिल्कुल सेम लाइन अभी मैंने पिछली स्लाइड में देखा था। तो ये दूसरा ऑप्शन तो सही है। यह प्रक्रिया एक आवर्धक लेंस की तरह काम करती है, ये गलत है। आवर्धक लेंस में तो देखा जा सकता है, लेकिन इसमें जो गुरुत्वीय लेंसिंग है इसमें भी डायरेक्ट ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता, केवल जो प्रकाश की जो विकृति है उसको देखा जाता है। तो इसका जो है केवल जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। तो चलिए मित्रों, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ जो भी पोर्शन इस मैगजीन में था वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपको कुछ नई जानकारी अवश्य मिली होगी, और इस तरह से जो पूरा विश्लेषण होता है प्री के साथ साथ ये जो मेंस के क्वेश्चन लिखने में भी सहायक होता है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।